प्रायद्वीपीय पठार के दूसरा भाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे भारत विविधताओं का देश है, कहीं पर विशाल मैदान, तो कहीं तो प्रायद्वीपीय पठार, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। ठीक उसी प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार भी एक विविधता क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को अध्ययन के लिए 5 भागों में बांटते हैं। संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को अध्ययन करने के लिए 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली पर्वत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का अध्ययन करते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि जो है उसके अंतर्गत अरावली पर्वत, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का अध्ययन करते हैं। दूसरा का है उत्तरी पूर्वी पठार। उत्तरी पूर्वी पठार के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में जो पठार शामिल हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, दांडकर्ण्या का पठार। इसके बाद है पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी तट के साथ साथ ताप्ती नदी के मुहाना से, पश्चिमी तट के साथ साथ ताप्ती नदी के मुहाना से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत को उत्तर से दक्षिण की ओर 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी सह्याद्री, मध्यवर्ती सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। चौथा विभाजन दक्कन का पठार। दक्कन का पठार सबसे प्राचीनतम पठारों में से एक है और भारत के जितने भी पठार हैं उन सभी पठार में यह सबसे विस्तृत है। दक्कन का पठार पूर्वी घाट पर्वत पूर्वी तट के साथ साथ स्वर्ण रेखा नदी के मुहाना से कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार। भारत का भौतिक प्रदेश जिस प्रकार से विविधता लिए हुए हैं, उसी प्रकार से भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी जो है वह विविधता लिए हुए है। जैसे इस मैप या इस मानचित्र के आधार पर हमने क्या क्या दिखाया। यह है अरावली पर्वतमाला, दक्षिण में मालवा का पठार, मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के दक्षिण में यह है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिण में कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत। इसके बाद यह है छोटा नागपुर का पठार, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, दांडकर्ण्या का पठार और पूर्वी घाट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी पहाड़ियां, विभिन्न राज्यों में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उन सभी पहाड़ियों का नाम। तो इस प्रकार से हम एक क्रम याद रखेंगे कि भारत के किस प्रदेश या किस दिशा में कौन सा पठार है और कौन सा पर्वत स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत सबसे पहले मध्यवर्ती उच्च भूमि का अध्ययन करेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमि जो है वह सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में तथा अरावली पर्वत के बीच वाले भूभाग को मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत शामिल किया गया है। मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली पर्वत, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत और छोटा छोटा पठार है जिसमें बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार इत्यादि को शामिल किया गया है। मध्यवर्ती उच्च भूमि का सबसे उत्तरी पश्चिमी भाग अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है एक प्राचीनतम वलित मोड़दार पर्वत है, परंतु
कालांतर में अपक्षय के कारण यह कहीं कहीं पर कटा छटा हो गया है, जिसके कारण एक अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत माला जो है गुजरात में पालनपुर एक स्थान है। गुजरात में पालनपुर से दिल्ली में एक स्थान है मजनू का टीला। दिल्ली में मजनू के टीला तक यह विस्तृत है। ऐसा माना जाता है कि यह हरिद्वार तक है। भूगर्भिक दृष्टि से देखा जाए तो यह हरिद्वार तक है, परंतु यमुना नदी के द्वारा लाया गया अवसाद के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में यह पूर्णतः ढक चुका है। अरावली पर्वत का सबसे अधिकतम विस्तार जो है वह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अरावली पर्वत का सबसे अधिकतम विस्तार राजस्थान में है, जहां इसे जरगा पहाड़ी कहते हैं। कौन सा पहाड़ी कहते हैं? जरगा पहाड़ी। अर्थात राजस्थान में अरावली पर्वत का माला का नाम जो है जरगा पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है? जरगा पहाड़ी है। जबकि दिल्ली में इसे दिल्ली रेंज कहते हैं। दिल्ली में अरावली पर्वत को दिल्ली रेंज, जबकि राजस्थान में इसे जरगा पहाड़ी कहते हैं। सबसे अधिक लंबाई जो है वह राजस्थान में है। पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में अधिक ऊंचा है, और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं इसकी ऊंचाई जो है धीरे धीरे घटती जाती है। इसीलिए अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो माउंट आबू के पास स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अर्थात शीतल अर्थात ठंडा प्रदेश, एकमात्र ठंडा प्रदेश माउंट आबू के पास है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से एक नदी निकलती है, बनास नदी, और पश्चिम से अरावली पर्वतमाला को पार करते हुए पूरब की ओर या उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए चंबल नदी में अपना मुहाना बनाती है। और चंबल नदी यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण और पूर्व तथा विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर और पश्चिम में मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अर्थात हम कह सकते हैं कि मालवा का पठार जो है वह अरावली पर्वतमाला के दक्षिण और पूर्व तथा सतपुड़ा पर्वत के उत्तर और पश्चिम में विस्तृत है। मालवा का पठार एक शांत ज्वालामुखी के उद्गार से अर्थात अंदर से निकलने वाले जो मैग्मा है वह मैग्मा इस वाले भाग में आकर के जम गया, बैठ गया, जिसके कारण मालवा पठार का निर्माण हुआ। मालवा पठार का जो ढाल है वह उत्तर का ढाल उत्तर की ओर है, जबकि पश्चिम का ढाल पश्चिम की ओर है। यही कारण है कि उत्तर से निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां, जिसमें चंबल नदी, उसकी सहायक नदी बनास नदी, काली सिंध, सिपरा इत्यादि जो छोटी छोटी नदियां हैं वह मालवा पठार से निकलती है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि मालवा पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में मुहाना बनाती है। मालवा का पठार जो है वह बेसाल्ट चट्टान से बना है, और बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस वाले क्षेत्र में अर्थात महाराष्ट्र, कुछ गुजरात और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सबसे अधिक मिलती है, जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। बरसात के टाइम जब बारिश होती है तो उसमें इसमें चिपचिपा जैसा महसूस होने लगता है, और जब गर्मी के टाइम आता है तो बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिलता है। मालवा का पठार जो है वह चंबल और उसकी सहायक नदियों के फलस्वरूप पूर्णतः बीहड़ भूमि या अनुर्वर भूमि के रूप में परिणत हो गई है, और नालिका अपर्दन विशेष रूप से इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ से आने वाली नदियां जो है बड़े बड़े बीहड़ और खड्ड का निर्माण कर दिया है। कहाँ? मालवा के पठार में। मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत?
विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो है वह मालवा के पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्य पर्वत, पश्चिम में विंध्य पर्वत, भानेर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। विंध्य पर्वत, भानेर की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी जो है वो बिहार तक, अर्थात हम कह सकते हैं कि विंध्य पर्वत जो है पश्चिम में गुजरात से प्रारंभ होकर के और पूर्व में या उत्तर पूर्व में बिहार तक विस्तृत है। उत्तर पूर्व में बिहार तक विस्तृत है। कौन सा? विंध्य पर्वत। कौन सा? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वह मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है। मैकाल पर्वत है। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत से प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर और सतपुड़ा पर्वत से दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूरब की ओर है। अर्थात सतपुड़ा पर्वत जो है वह एक विभाजक का काम किया, जल विभाजक का काम किया। अर्थात एक ऐसी सीमा या एक ऐसा ऊंचा क्षेत्र जो दो जल प्रवाहों को या जो दो नदी बेसिन को या अपवाह द्रोणी को अलग करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी कहने का मतलब है कि धरातल का कुछ भाग अवतलित हो जाता है, कुछ भाग अगल बगल को छोड़ करके अवतलित हो जाता है, यानी धंस जाता है। उसी धंसे हुए भाग में नदियां प्रवाहित होती है, उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। उसी प्रकार से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, यह दोनों के दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। चूंकि यह भ्रंश घाटी का ढाल पश्चिम की ओर है, भ्रंश घाटी का ढाल किधर है? पश्चिम की ओर है। इसीलिए यह दोनों नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूरब की ओर है। यहां से प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूरब की ओर है, तो प्रायद्वीपीय पठार के ढाल के विपरीत पश्चिम में प्रवाहित होते हुए और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक से निकलती है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है, अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए और अरब सागर में अपना मुहाना। नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत कहने के मतलब है एक ऊंचा भाग और अगल बगल वाला भाग फंसा हुआ होता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक मतलब बंद, इस पर्वत पर नहीं जा सकते हैं, इधर भी नदियां हैं, इधर भी नदियां हैं। तो सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी। फिर से, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। अर्थात सतपुड़ा पूर्णतः एक ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में आता है। यह पश्चिम में राजपीपला से प्रारंभ होकर के, इसको बोलते हैं राजपीपला, पश्चिम में राजपीपला से प्रारंभ होकर के पूरब में महादेव मैकाल तक विस्तृत है। पूरब में महादेव, इसके बाद मैकाल तक विस्तृत है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पर स्थित है, महादेव श्रेणी पर, जिसका नाम है धूपगढ़। अर्थात धूपगढ़ जो है वह सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। यहाँ एक हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी महादेव की श्रेणी में या इसी श्रेणी पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के पूरब में मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है? मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, पूरब की ओर महानदी और उत्तर की ओर सोन नदी प्रवाहित होती है। इसीलिए यहाँ पर अर्य अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। अर्य अर्थात एक ऊंचा स्थान जहां से कई दिशाओं में नदियां निकलती है, उसको बोलते हैं अर्य अपवाह प्रतिरूप। अर्य अपवाह प्रतिरूप। तो इस प्रकार से मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, परंतु संपूर्ण सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है।
धूपगढ़ जो है वह कहाँ स्थित है? महादेव पर। कहाँ है? महादेव पहाड़ी पर। महादेव पहाड़ी के दक्षिण में बैतूल का पठार है। इस जगह बैतूल का पठार है और बैतूल के पठार से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। बैतूल के पठार से ताप्ती नदी निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्यतः झारखंड राज्य में, लेकिन कुछ भाग इसको उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। छोटा नागपुर का पठार जो है वह भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। रूर अर्थात जर्मनी का एक जगह है रूर, जहां पर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से भारत का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार जो है वह खनिज संपदा से पूर्णतः भरा पूरा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम भारत का रूर प्रदेश, जो झारखंड में स्थित है। कुछ भाग पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। छोटा नागपुर के पठार में दो महत्वपूर्ण नदियां बहती है, एक दामोदर नदी और एक स्वर्ण रेखा नदी। एक दामोदर नदी और एक स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर नदी जो है लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, भ्रंश घाटी में दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा की एक वितरिका हुगली में मिल जाती है। गंगा की एक वितरिका जो दक्षिण की ओर हुगली के नाम से जाना जाता है, उसमें जाकर के मिल जाती है। दामोदर नदी जो है वह छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग हजारीबाग का पठार और नीचे वाला भाग रांची का पठार। उत्तर में हजारीबाग का पठार और दक्षिण में रांची का पठार। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर, वह हजारीबाग के पठार अर्थात गिरिडीह में है। कहाँ है? गिरिडीह में है। स्वर्ण रेखा नदी जो है रांची का एक स्थान है नागड़ी। रांची के नागड़ी से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। राजधानी रांची जो है वह स्वर्ण रेखा के या स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में शिलोंग का पठार। शिलोंग को पठार को मेघालय का पठार भी कहते हैं, अर्थात यह वाला भाग मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार जो है यह एक स्वतंत्र पठार नहीं है, एक अलग पठार नहीं है। जैसे यह अलग पठार के रूप में जाना जाता है, यह अलग पठार के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह अलग पठार नहीं है, स्वतंत्र पठार नहीं है। कालांतर में या प्राचीन समय में शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार जो था वह छोटा नागपुर के पठार से मिला हुआ था। यह है राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी छोटा नागपुर के पठार में। तो छोटा नागपुर का पठार और शिलोंग का पठार आपस में मिला हुआ था, परंतु बीच वाला भाग अवतलित हो गया, धंस गया और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी ने उसे समतल कर दिया, अर्थात इस वाले क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र मिलता है। अब यह दोनों भाग मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार और छोटा नागपुर का पठार अलग हो गया है। इस क्षेत्र को बोलते हैं हम राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। राजमहल गारो गैप, मालदा गैप। छोटा नागपुर के पठार में राजमहल और मेघालय में 3 पर्वत, एक सबसे पश्चिम की ओर गारो, खासी, जैंतिया। कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि मेघालय के अंतर्गत जो गारो, खासी, जैंतिया उसको पश्चिम से पूरब की ओर क्रम बनाइए या पूरब से पश्चिम की ओर, तो याद रखना होगा यह है पश्चिम में कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। मेघालय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है नौक्रेक, नौक्रेक या गारो पर स्थित है। कहां स्थित है? गारो पर। परंतु मेघालय की राजधानी शिलोंग खासी पर है और सबसे अधिक वर्षा विश्व के सबसे अधिक वर्षा कहां? चेरापूंजी में, मासिनराम में, वह खासी पर है। कौन सा पर्वत पर है? खासी पर्वत पर है।
मेघालय पठार के उत्तर और पूर्व में दो पर्वत यहाँ भी देखने को मिलता है। एक है मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा असम में, किस राज्य में? असम में। अर्थात मेघालय पठार के अंतर्गत गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेंगमा, यह सभी के सभी राजमहल पहाड़ी या छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। उत्तरी पूर्वी विस्तार है। यह छोटा नागपुर पठार का पार्ट है, हिमालय का भाग नहीं है। हम इसे हिमालय का भाग नहीं कहेंगे, बल्कि यह छोटा नागपुर का पठार। क्यों? जैसे छोटा नागपुर के पठार में विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि यह वाला जो भाग है इसी का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। उत्तरी पूर्वी विस्तार है। ताप्ती नदी के मुहाना से, यह ताप्ती नदी के मुहाना से पश्चिमी तट के साथ साथ, ताप्ती नदी के मुहाना से पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिण में कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार से स्वर्णरेखा नदी के तट से पूर्वी तट के साथ साथ दक्षिण में कन्याकुमारी तक पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत सतत हैं, लगातार हैं, अर्थात कहीं कहीं कुछ न कुछ छोटा मोटा दर्रे पाए जाते हैं जिसके आधार पर इस स्थान से इधर जा सकते हैं। परंतु पूर्वी घाट पर्वत बड़ी बड़ी नदियां प्रवाहित होने के फलस्वरूप पूर्णतः विखंडित हो चुकी है, कई भागों में पूर्णतः बढ़ चुकी है। सतपुड़ा पर्वत जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं वैसे वैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। दक्षिण की ओर जाने पर पश्चिमी घाट पर्वत की ऊंचाई बढ़ती जाती है। पूर्वी घाट पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दक्षिण की ओर जाकर के एक गांठ बनाते हैं। इस गांठ का नाम है नीलगिरी घाट। क्या बोलते हैं? नीलगिरी घाट। और नीलगिरी घाट भारत के 3 राज्य में, एक कर्नाटक में, एक केरल में और एक तमिलनाडु में। अर्थात नीलगिरी पर्वत जो है भारत के 3 राज्यों में विस्तृत है, एक कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु राज्य में है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि दूसरी ऊंची चोटी है। दूसरी ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा। पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी पर्वत से दक्षिण की ओर अन्नामलाई पर्वत के रूप में जाना जाता है। यह है अन्नामलाई। और अन्नामलाई पर ही दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अन्नामलाई जिस प्रकार से नीलगिरी पर्वत एक गांठ का निर्माण करता है, उसी प्रकार से अन्नामलाई भी एक गांठ का निर्माण करता है, जिसके उत्तर में अन्नामलाई, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी, अन्नामलाई कार्डमम की पहाड़ी, यहाँ एक गांठ का निर्माण हो गया। और इस गांठ को पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। अर्थात दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया? अनाईमुदी। दूसरी ऊंची चोटी कौन हो गया? डोडा बेटा। अध्ययन की दृष्टि से पश्चिमी घाट पर्वत को 3 भाग में बांटते हैं, एक उत्तरी सह्याद्री, मध्यवर्ती सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। महाराष्ट्र वाले भाग में अर्थात ताप्ती नदी के मुहाना से या गुजरात से, क्योंकि ताप्ती नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? गुजरात में प्रवाहित होते हुए और अरब सागर मुहाना बनाती है। तो गुजरात और गुजरात से लेकर के गोवा तक बीच में महाराष्ट्र भी आ जाएगा, उसे उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई। कालसुबाई के दक्षिण में महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर दूसरी ऊंची चोटी है किसका? उत्तरी सह्याद्री पर्वत का। उत्तरी सह्याद्री पर्वत का दूसरी ऊंची चोटी कौन सा है? महाबलेश्वर, जहां से कृष्णा नदी निकलती है।
कौन सी नदी निकलती है? और पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट को मध्यवर्ती सह्याद्री कहते हैं। कुछ बोलते हैं? इसमें मुख्य रूप से कुंद्रेमुख और ब्रह्मगिरी, यहाँ पर कुंद्रेमुख, दो चोटियां सह्याद्री पर, दो प्रमुख चोटी, एक कुंद्रेमुख और दूसरा का ब्रह्मगिरी। कुंद्रेमुख जो है वह सोने की खान के लिए प्रचलित है। आगे क्लास में जब हम अध्ययन करेंगे तो इस वाले क्षेत्र में अत्यधिक सोने की खान मिलता है। कहाँ? सोना और लोहा, कुंद्रेमुख में। तो और ब्रह्मगिरी से कौन नदी निकलती है? कावेरी नदी। कौन सा नदी निकलती है? जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कहते हैं किसको? कावेरी को। मध्यवर्ती सह्याद्री है। दक्षिणी सह्याद्री जो है वह कर्नाटक के बाद केरल में, कर्नाटक के बाद केरल में नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में संपूर्ण पहाड़ी को, संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वत की पहाड़ी को सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। यहीं पर दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी और डोडा बेटा, अनाईमुदी और डोडा बेटा स्थित है। पूरब की ओर जाते हैं तो पूरब की ओर जावेदी की पहाड़ी, सेवाराय की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर यह जावेदी की पहाड़ी, सेवाराय की पहाड़ी, पंचमलाई की पहाड़ी, यह तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक इसी प्रकार से नल्लामलाई की पहाड़ी और वेलिकोंडा, यह दोनों के दोनों उत्तर से दक्षिण की ओर, नल्लामलाई की पहाड़ी और वेलिकोंडा, यह दोनों पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कुछ प्रमुख पठार जो थे वह जैसे बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। कि कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जो है वह मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। यह हो गया मध्य प्रदेश और ये हो जाएगा उड़ीसा, इस वाले साइड में। और यहाँ पर हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, यहाँ हो जाएगा बघेलखंड का पठार। इसमें यहाँ है दांड करने का पठार। दांड करने का पठार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा और नीचे वाला भाग उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कौन सा पठार है? दांड करने का पठार। दांड करने का पठार के उत्तर और उत्तर, यह हो गया उत्तर और पूर्व में महानदी निकलती है। कौन सा नदी निकलती है? महानदी। महानदी बेसिन मतलब होता है कटोरा, तस्तरी नुमा एक आकृति पाया जाता है, जो चावल के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। चावल के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। महानदी में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख पहाड़ियां थे, जिसे अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी इत्यादि के नाम से जानते हैं।